हेलो एवरीवन। आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं मध्यकालीन इतिहास के एक यात्रा विवरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें इतिहास में हम देखते हैं कि सोर्सेस में विदेशी यात्रियों का विवरण बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे प्राचीन काल में मेगास्थनीज, वेनसॉन्ग का यात्रा विवरण, फिर अल मसूदी का। तो मध्यकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा विवरण है, एक यात्री का विवरण है, वो है इब्न बतूता। इनका ग्रंथ का नाम है किताब उल रहला। सीधा क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में। इब्न बतूता का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इब्न बतूता बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को के पास से तांजियर का वो रहने वाला था, और उनका पूरा नाम है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता। तो कम से कम मोहम्मद इब्न बतूता को याद रखिएगा। इब्न बतूता उनका कुल नाम है, और ये एक लेखक, विद्वान और एक साहसिक यात्री का एक शौकीन है। ये एडवेंचरस ट्रेवल्स करने का। इन्होंने अपने जीवन का 30 साल यात्रा में व्यतीत किए। भारत भी आए निसंदेह है। तो 75,000 मील की इन्होंने यात्रा किया है। और भारत आने के पहले ये मक्का गए थे, मदीना गए थे। जैसे जो एक इस्लाम का सिद्धांत है, रोजा, जक़ात, नमाज, और उसमें एक और होता है हज। तो वो मक्का मदीना गए, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और मिस्र, इन देशों की यात्रा वो कर चुके थे। फिर उनको ज्ञात हुआ कि भारत का भी शासक है। इस समय इनका समकालीन शासक जो था 1325 से 1351 तक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। उनके बारे में इन्होंने सुना था कि वो विद्वानों को संरक्षण देते हैं, और वो भी एक विद्वान कोटि का व्यक्ति है। और भारत यात्रा का इनको एक उनको इंटरेस्ट भी था कि मुझे यहाँ आना है। तो इसके बाद वो भारत आए, चीन भी आए, श्रीलंका, और जो पूर्वी एशियाई जो देश है, मलय, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, फिलीपींस। तो कम से कम आप याद रखिएगा कि वो मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, भारत, चीन, इनकी वो यात्रा किया है। 22 वर्ष का जो उन्होंने जो आयु में यात्रा अपना शुरू किया, और 1349 में वो घर लौटा। भारत कैसे आया? तो मध्य एशिया से होते हुए स्थल मार्ग से। मार्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आता है ना, सिकंदर किस दर्रे से भारत में आया? तो ये स्थल मार्ग से आए, सिंध क्षेत्र से आए वो स्थल मार्ग से। 1333-34 में दिल्ली में पहुंचा, और उस समय दिल्ली के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन के आए कि वो कला और साहित्य के संरक्षक है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में उपस्थित हुए, जैसे हम इतिहास को अच्छे से जानना है ना, तो हमको वर्तमान से भी कंपेयर करना चाहिए। अभी डेट में कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति ट्रेवल करते हुए भारत आएगा, तो क्या भारत को उनको राजकीय उनको स्वागत नहीं होगा? राजा से, यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी मिलते हैं कई लोग। तो इन्होंने भी उस समय के सुल्तान से मुलाकात किया, मोहम्मद बिन तुगलक से। तुगलक ने उनको पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि हमारा परिवार काजी का कार्य करता है, और इनको भी इस्लामिक शरिया का नियमों का अच्छा ज्ञान था। तो इनको दिल्ली के जो सुल्तान थे MBT ने उसको काजी बना दिया, और 8 साल तक इस पद में रहा। और इसके अलावा कुल मिला के हम देखेंगे कि भारत में वो 14 साल रहा।
उसको धार्मिक दान विभाग का भी दायित्व मिला था, और भारत में उनको कहा गया है मौलाना बदरुद्दीन। काजी के पद में कार्य करते हुए दान विभाग से भी वो रिलेटेड थे, तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इनको डाल दिया गया जेल में। जेल में जब इनको डाल दिया गया, बाद में जब उनको पता चला कि उनकी गलतफहमी दूर हुई, उन्होंने भी अपना बात रखा। जब उनकी सुनवाई हो गई तो सुल्तान ने उनको कहा कि आप फिर से उसी पद को ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन इब्न बतूता ने कहा कि नहीं, मुझे मक्का जाना है, और उन्होंने सुल्तान से मक्का जाने की अनुमति मांगी। सुल्तान ने उनको मक्का जाने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखा। उन्होंने कहा मक्का जाने के पहले आप चीन जाएंगे और हमारा एक वहाँ तक एक दूत मंडल के रूप में आप हमारा मैसेज को वहाँ तक ले जाएंगे। और 1341 में वो दूत के रूप में दिल्ली से चीन निकला। 1341 में वो दिल्ली से तो निकल गए, लेकिन सीधा चीन नहीं गए। वो उस समय जो भारत के जो महत्वपूर्ण जो केंद्र थे, कन्नौज, ग्वालियर, धार और उज्जैन, वहाँ होते हुए वो पहुँच गया दौलताबाद। और वहाँ पे दौलताबाद में वो बाजार, और वहाँ पे संगीत, बाजार में जो संगीत के बारे में एक उनका विशेष विवरण उनका है। दौलताबाद से होता हुआ वो गोवा गया, फिर कालीकट गया, और वहाँ से चीन से जाने के लिए एक जहाज पकड़ा। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट होना था उनके साथ, उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो पुनः कालीकट आए, वहाँ से मदुरई गए, मालाबार गए, मालदीव गया। मालदीव में वो 18 माह तक काजी का कार्य किया मालदीव में, ठीक है। उसके बाद वो मालदीव में वो खुद को दिल्ली का सुल्तान का दूत ही कहता था, और बाद में श्रीलंका गया। श्रीलंका के बाद वो गए बंगाल और असम। तो इस प्रकार से ये भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, तो ये और खुद पश्चिमोत्तर से वो आए हुए थे। तो भारत के सभी, लगभग सभी क्षेत्रों का इन्होंने भ्रमण किया, और अपनी यात्रा विवरण में वो उसका उल्लेख भी किए हैं। फिर असम क्षेत्र, बंगाल से होते हुए सुमात्रा गए, पूर्वी एशिया, और वहाँ के मलिक जहीर जो शासक थे उन्होंने उनका स्वागत किया, और वहाँ से उनको चीन के लिए उनको व्यवस्था कर दिया। उसके बाद वो जहाँ भी वो गए थे, स्वयं को उन्होंने दिल्ली के सुल्तान का दूत कहा, चाहे श्रीलंका हो, जावा हो, सुमात्रा हो या चीन हो। तो इस प्रकार से ये उसने इसलिए कहा ताकि उसका राजकीय स्वागत हो। इब्न बतूता 1353-54 में मोरक्को वापस गया। तो इब्न बतूता को वहाँ के सुल्तान ने प्रोत्साहित किया कि आप इतना यात्रा विवरण लिखे हो, आपका इतना अनुभव है, आप एक ग्रंथ बनवाओ अपने यात्रा विवरण का। और उन्होंने अरबी भाषा में किताब उर रेहला नाम से अपने यात्रा विवरण को, संस्मरण को उन्होंने लिपिबद्ध करवाया, और वो अरबी भाषा में लिपिबद्ध करवाया, जिसमें विशेष रूप से मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। इंटरेस्टिंग, वो पहुंचे थे एमबीटी के समय, लेकिन उनके पहले के शासकों का भी वर्णन किया है। तो निश्चित रूप से जब वो भारत में आए तो कुछ नोट करके वहाँ ले गए होंगे, क्योंकि एमबीटी के काल का तो उन्होंने आंखों देखा विवरण किया है, लेकिन उनके पहले का, खिलजी का कैसे किए होंगे। तो निश्चित रूप से उनको ज्ञान था। हसन निज़ामी का पुस्तक
ताज उल मासीर, मिन्हाज का पुस्तक, तबकात नासिरी, बर्नी का पुस्तक, तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो का, अलाउद्दीन खिलजी के काल का खजाइनुल फुतूह। ऐसे किताब को उन्होंने अध्ययन हो सकता है किया हो या कहीं और से उन्होंने जानकारी कलेक्ट किया हो, लेकिन उन्होंने इनका जिक्र नहीं किया है। वो अपने किताब में किसी साहित्यकार का जिक्र नहीं किया है। जब वो भारत आए तो खुद का आंखों देखा विवरण उन्होंने लिखा है। हमारा एक और लेक्चर है इसामी का, फुतूह उस सलातीन का जो लेखक है, उसमें भी उन्होंने प्राथमिक स्रोत के रूप में जानते हैं। इतिहास में प्राथमिक स्रोत वो होता है जो तात्कालिक व्यक्ति के द्वारा आंखों देखा या प्रत्यक्ष उन्होंने विवरण लिखा हो। तो राजधानी परिवर्तन का इन्होंने उल्लेख तो किया है, लेकिन इनके आने के पहले राजधानी परिवर्तन हो चुका था, ये हमको ध्यान रखना है। बाकी इन्होंने एक विवरण दिया है दूसरे से सुनकर। क्या विवरण दिया है? सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया? क्योंकि सुल्तान को गाली भरे पत्र मिलते थे, इसलिए उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, ऐसा इनका विवरण है। और जब राजधानी परिवर्तन का आदेश दिया तो सुल्तान ने एक आदेश दिया कि सब घर की तलाशी लिया जाए, और बोलते हैं कि 2 व्यक्ति मिले, एक था विकलांग, दूसरा था अंधा। विकलांग व्यक्ति को उन्होंने फेंकवा दिया जिससे वो मर गया, और ऐसा बोलते हैं कि अंधे को घसीटते हुए ले गए दौलताबाद, जहां केवल उसका एक पैर पहुंचा। इस प्रकार से वो सुनकर इन्होंने अपने इस ग्रंथ में अंकन कराया है कि किस प्रकार से राजधानी परिवर्तन हुआ। बहुत विवादित मामला है एमबीटी के काल का राजधानी परिवर्तन वाला। तो ये जो विवरण है राजधानी परिवर्तन का, वो आंखों देखा नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो सुना हुआ है। तो इस यात्रा विवरण में केवल 100% जो देखा है केवल वही नहीं लिखा है, बल्कि कुछ उन्होंने सुनी सुनाई बातों का भी उसमें समावेश कर दिया है। तो दिल्ली का वर्णन इन्होंने बताया है कि दिल्ली कैसा है, तो बताते हैं कि ये जो दिल्ली है वो चौथा दिल्ली है। तो इससे पहले था पुरानी दिल्ली, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया सीरी दिल्ली, उसके बाद तीसरा गयासुद्दीन तुगलक का बनाया तुगलकाबाद, और मोहम्मद बिन जो तुगलक ने दिल्ली बसाया था उसको बोलते हैं जहांपनाह नगर। इनके यात्रा विवरण में कुतुब मीनार के बारे में एक किंवदंती का इन्होंने उल्लेख किया है। नेट की परीक्षा में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैं ऐसे चीज़ों को इंक्लूड करता हूँ। हम ऐसे चीज़ों को ही लाने का प्रयास हमारा रहता है जो आपके काम का है और जहाँ से प्रश्न बने हैं या बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हम एक्स्ट्रा मटेरियल का बर्डन बिल्कुल भी नहीं डालना चाहते। तो इन्होंने कहा है कि किसी विश्वास पत्र से मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली के जो सीढ़ियाँ है इतनी चौड़ी है कि उस पर हाथी भी चढ़ सकता है। तो इस प्रकार की अतिशयोक्तिपूर्ण बातों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। इब्न बतूता एमबीटी के काल के सैन्य प्रणाली, एक विशाल सेना तैयार किया था इन्होंने कराची और खुरासान अभियान के लिए। उनकी कैसे भर्ती होती है, पैदल सेना का, घुड़सवार सेना का, तीरंदाजों का, इसमें उसका वर्णन किया है। इसके अलावा इन्होंने एमबीटी के न्याय व्यवस्था का भी विशेष रूप से वर्णन किया है और उनके न्याय व्यवस्था को उन्होंने अच्छा करार दिया है। आवश्यकता पड़ने पर ये अपने अधिकारियों को भी दंडित करते थे और इनका न्याय व्यवस्था जाना जाता है। डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन करते बताते हैं कि ये बोलते हैं कि दिल्ली में आप किसी से बात कर रहे हो तो वो मैसेज सुल्तान तक जाता है। इस प्रकार से दीवान बरीद यानी कि गुप्तचर विभाग है, उस विभाग की सशक्तता को इन्होंने अंकित किया है। सिक्कों, प्रथम सिक्कों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि उस समय
सिक्कों व मुद्राओं का किस प्रकार से व्यवस्था था। भारत के पेड़ पौधों, फसलों, पशु पक्षियों, यहाँ तक कि सामाजिक व्यवस्थाओं का, चूंकि 12 साल दिल्ली में रहा है, दिल्ली के अलग अलग जगहों का उन्होंने यात्रा किया है, तो अपने यात्रा विवरण में इन्होंने भारत के भौगोलिक और वनस्पतियों का भी इन्होंने वर्णन किया है। और लास्ट में ये बोलते हैं कि ये जो जौना खान मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक, उनका बचपन का नाम था, उनको रुधिर की नदियां बहाने वाला करार किया है। तो ये हो सकता है कि जब उनको सजा जब दिया गया तो कुछ दुर्भाववश उन्होंने इसका अंकन किया है। जैसे ईसामी, उसको बहुत क्रूर और दुष्ट कहा गया है ईसामी ने, तो इस प्रकार से इन्होंने रुधिर की नदियां बहाने वाला कहा है। मैंने ईसामी वाले में भी आपको बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ऐसा कोई इतिहासकार नहीं है जो अच्छा लिखे। जैसे अकबर के समय अबुल फजल लिखता है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इब्न बतूता का यात्रा विवरण, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और किस प्रकार से उन्होंने एमबीटी के साथ उसका संबंध था। और वापस जाने के बाद जब आप लिखे हो तो हम एक प्रकार से ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो बिना किसी दबाव के लिखा है, ठीक है। लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ उसका संबंध बिगड़ा जब था, तो लेखन में जो ये विवरण जो मिला है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भावनाएं उसके लेखन में भी परिलक्षित होती है। तो इस प्रकार से ये लेक्चर सुनने के बाद जब आप दूसरे साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि किस प्रकार से हम इतिहास के लेखन को समझें। और ये लेखन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं, आपके कंसेप्ट को और मजबूत करेगा और इतिहास में आपका व्यू बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।